तो देखिए अब इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, आपतित विकिरण की आवृत्ति का प्रभाव क्या होता है वो देखना है। तो जैसे मान लीजिए पहले न्यू1 फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ रही थी, वही देखिए जैसे फिर से देखिए वही आपको ये फिगर बनवा चुके हैं हम। ये कैथोड है, इधर पॉजिटिव प्लेट जैसे कलेक्टर कहते हैं, संग्राहक मतलब ये एनोड है। तो अब ये लाइट पड़ी, ये विंडो लगा हुआ है, इससे लाइट पड़ रही, ये लाइट इस पर पड़ी प्लेट पर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, और इलेक्ट्रॉन निकले, इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं, निकले जाकर। अब इधर पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट वैल्यू क्या हो रही, बढ़ रही, ऊपर ग्राफ जा रहा, बढ़ाते बढ़ाते बता ही चुके हैं पीछे कि बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दें कि सभी इलेक्ट्रॉन प्लेट पर पहुँच जाएंगे, तो करंट वैल्यू फिर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, वो अब नहीं बढ़ेगी। आप कितने पोटेंशियल बढ़ा दो नहीं बढ़ रही, इसे कहते हैं सैचुरेशन करंट है, संतृप्त धारा। और उल्टा फिर हमने क्या अब उल्टा करा, जब मान लीजिए कम करें तो कम करते करते देखिए आ जाएगी, करते करते अगर हम इतना निगेटिव पोटेंशियल दे दें तो करंट वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो हो गई, करंट वैल्यू ज़ीरो हो गई। इसी को कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव या कट ऑफ वोल्टेज, संस्तभ विभव कहते हैं ये। अब करंट वैल्यू ज़ीरो हो गई, लेकिन इंटेंसिटी वही चल रही, जितनी जिस लाइट की, जिस इंटेंसिटी की तीव्रता की लाइट पड़ रही थी वही पड़ रही है। लेकिन देखा गया कि जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, अब यहाँ पर हमने पहले इतना निगेटिव दिया था तो करंट वैल्यू ज़ीरो हो गई थी। ज़ीरो होने मतलब क्या है, अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँच पा रहे थे, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँच पा रहे थे। लेकिन जैसे ये दूसरी फ्रीक्वेंसी डाली, थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, पहले ये थी, अब ये कर दी न्यू2 कर दी, पहले न्यू1 थी, अब ये न्यू2 कर दी, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो देखा फिर से करंट फ्लो होने लगी, फिर से करंट फ्लो होने लगी। तो अब कैसे करंट फ्लो होने लगी, अभी न्यू1 फ्रीक्वेंसी इतना निगेटिव पोटेंशियल जब लगाया तो फ्रीक्वेंसी क्या, तो मतलब करंट क्या हो गया, ज़ीरो हो गई, इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन जैसे फ्रीक्वेंसी आवृत्ति बढ़ाई, न्यू2 कर दी, तो देखा कि फिर से करंट फ्लो होने लगी। तो ऐसा क्या हो गया इलेक्ट्रॉनों के अंदर, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से अभी जो नहीं पहुँच पा रहे थे, अब इनके अंदर काइनेटिक, लेकिन जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई, गति ऊर्जा बढ़ गई, तो ये फिर से प्लेट पर पहुंचने लगे। अब जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, गति ऊर्जा बढ़ गई, अब करंट देखिए फिर से फ्लो होने लगी, ऐसे करके ऐसे। अब अगर इसको भी ज़ीरो करना है, अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो इसको भी ज़ीरो करना है, इसका मतलब क्या होगा कि अब और ज़्यादा निगेटिव लगाना पड़ेगा, ये तब ज़ीरो हो पाएगी। पहले इतना इतना लगाना पड़ रहा था निगेटिव, तब ज़ीरो हो रही थी, लेकिन अब और ज़्यादा इतना लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये एक बात निकल कर आई, दो बातें निकल कर आई कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहे हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और साथ साथ ये वाली वैल्यू जो स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव है, इसकी वैल्यू भी बढ़ती है, इसकी वैल्यू भी बढ़ती है। अब फिर से देखिए ज़ीरो हो गया, निगेटिव पोटेंशियल इतना लगाया और करंट ज़ीरो हो गई। लेकिन अगर हम फिर से और आप फिर से फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, लाइट जो पड़ रही है उसकी आवृत्ति फिर से बढ़ा दें और बढ़ा दें, तो देखा फिर से करंट फ्लो होने लगी, फिर से करंट फ्लो होने लगी, फिर से करंट फ्लो होने, फिर से इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगे प्लेट पर, इलेक्ट्रॉन प्लेट पर पहुंचने लगे, जाकर प्लेट पर इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगे। अब अगर उसको भी ज़ीरो करना है तो और ज़्यादा निगेटिव, अब यहाँ से यहाँ तक इतना निगेटिव लगाना पड़ेगा, और ज़्यादा निगेटिव लगाना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन फिर से प्लेट पर पहुंचने मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी फिर से बढ़ गई, गति ऊर्जा फिर से बढ़ गई, अब इसलिए यहाँ पहुंचने लगे। तो इससे दो चीज़ें क्लियर हो गई कि फोटो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी और उनकी काइनेटिक एनर्जी, गति ऊर्जा, और उनका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर, आवृत्ति पर, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर होती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी, गति ऊर्जा भी बढ़ती है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है, निरोधी विभव का मान भी बढ़ता है। सबसे कम फ्रीक्वेंसी थी तो सबसे कम निरोधी विभव है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो और बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी और बढ़ाई तो और बढ़ गया। तो जैसे फ्रीक्वेंसी वैल्यू सबसे ज़्यादा न्यू3, ये वाली सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम।
ऐसे ही स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी ये सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम हो जाएगा। तो ये इससे ये रिजल्ट निकला कि फ्रिक्वेंसी आवृत्ति जो है ये बढ़ाने से दो चीज़ें बढ़ेंगी, काइनेटिक एनर्जी गति ऊर्जा और स्टॉपिंग पोटेंशियल निरोधी विभव का मान बढ़ेगा जाकर हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ग्राफ है, ये फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई के बीच ग्राफ है। तो ये ग्राफ ऐसा आता है स्ट्रेट लाइन, यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से शुरू होगा, ये होगा स्ट्रेट लाइन आता है। इसको नीचे मिला जाएगा, ये फाई पीछे पढ़ा चुके हैं। फाई नॉट क्या होता है? वर्क फंक्शन, कार्य फलन, ये यहाँ आएगा। तो ये ग्राफ आता है। ये तो अगर काइनेटिक एनर्जी गति ऊर्जा और न्यू के बीच ग्राफ अगर खींच रहे हो आप, तो जो स्लोप जो इसका जो ढलान आएगा ग्राफ का, ये क्या बताएगा? एच, प्लांक कांस्टेंट बताता है, एच बताएगा। तब ये तब आएगा, ध्यान रखेंगे, जब काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी गति ऊर्जा और आवृत्ति न्यू के बीच ग्राफ है, तो इसका ढलान क्या बताएगा? एच बताएगा, एच प्लांक कांस्टेंट। और अगर यही ग्राफ हम स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट और आवृत्ति न्यू के बीच ग्राफ खींच दें, तो ग्राफ बिल्कुल वही सेम आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन अब इसका ढलान क्या होता है? टेन थीटा, ढलान होता है टेन थीटा। स्लोप अब क्या बताएगा? एच अपान ई होगा, एच अपान ई, क्योंकि हमने आपको पीछे लिखा चुके उस दिन लिखाया था ई के इक्वल टू क्या होता? ई वी नॉट होता। तो वी नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा? ई के अपान ई आ जाएगा। तो जब ई के बीच गए तो एच आ रहा, तो अगर वी के बीच ग्राफ खींचेंगे तो एच अपान ई आ जाएगा। इसका स्लोप जो आएगा, अगर ढलान आएगा, एच अपान ई आ जाएगा, स्लोप आएगा, ढलान आएगा जाकर। ये सब सवाल हैं, आप करोगे सारे सवाल हैं, ये सब सवाल हैं आए हुए, समझ लीजिए। इसके बाद देखिए फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट के बीच ग्राफ है, ये भी है। अभी बता ही चुके हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होते हैं सीधी। अब यहाँ दो अलग अलग धातुओं के लिए खींचे गए हैं, मेटल ए है, मेटल बी है। अब देखिए दोनों केस में यहाँ पर जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ रहा है, देहली आवृत्ति पढ़ा चुके हैं आपको, बताया था। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देहली आवृत्ति क्या होती है? जो लाइट पड़ती है उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी बताती है, न्यूनतम आवृत्ति, कम से कम कितनी आवृत्ति, कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट डालें ताकि इलेक्ट्रॉन निकल जाए। ये न्यू नॉट है। इसके लिए देखेंगे अगर न्यू नॉट डैश आगे, और बताया था कि कम से कम लाइट है। अब अगर इससे कम हो गई तो फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं। तो इसलिए किसी भी मेटल पर उसकी कोई भी धातु हो, ए है, बी है, उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, देहली आवृत्ति कुछ भी, जैसे इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू है, इसकी न्यू नॉट है, न्यू ज़ीरो है, इसकी न्यू ज़ीरो डैश है, डैश लगा दिया। तो लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करना है तो हमेशा जो इंसिडेंट लाइट है, आपतित प्रकाश जो लाइट पड़ रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। अगर कम हो जाए, अब बता ही चुके हैं कि कम से कम बताई जा रही है, अब उससे भी कम हो गई तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं। तो जो पढ़ने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये जो है कम हो गई तो फिर नहीं इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। दूसरी बात, एक बात और निकल कर आ रही है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होती है, देहली आवृत्ति, इसकी वैल्यू अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होती है। इसकी जो वैल्यू है अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होगी। जैसे धातु ए के लिए न्यू नॉट है, न्यू ज़ीरो, और धातु बी के लिए क्या, न्यू नॉट डैश हो गई, अलग अलग होगी। अलग अलग धातुओं के लिए देहली आवृत्ति की वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी जाकर। ये रिजल्ट इससे निकल कर आया जाकर।